आइए चलिए लेटेस्ट गलवान के इलाके में क्या चल रहा है और उसके संदर्भ में हिंदुस्तान और चीन अभी किस स्थिति में है और सिचुएशन क्या है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। दोनों मुल्कों के जो हालात हैं वो किस तरह खड़े हुए हैं और कैसा एक वातावरण जियोपॉलिटिकल वातावरण बना है। आइए इस पर थोड़ा सा विचार विमर्श करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हुई और ये एग्री किया गया कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर हम ट्रूप्स का डिसएंगेजमेंट करेंगे। लेकिन कहाँ से डिसएंगेजमेंट करेंगे इसके डिटेल्स बहरहाल नहीं आए। और आज जब ये मैं वीडियो पे बात कर रहा हूँ तो इस समय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नरावने जो हैं वो अग्रिम इलाकों का दौरा कर रहे हैं। गलवान भी जाएंगे, पेंगोंग भी जाएंगे, चशूर भी जाएंगे और पूरे ईस्टर्न लद्दाख का दौरा करके ग्राउंड सिचुएशन की हालात के बारे में जानकारी लेंगे। और जाहिर सी बात है वापस जाके वो रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को भी इस स्थिति के बारे में अवगत कराएंगे। अब 15-16 जून को जो घटना घटी ये बड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। हमारे 20 सैनिक मारे गए क्योंकि हम लोग अपनी कैजुअल्टी छुपा नहीं सकते हैं और छुपाते भी नहीं हैं, तो हमें बताना बिल्कुल लाजमी है। चाइना की तरफ से उस प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि उनकी तरफ भी काफ़ी सैनिक जो हैं हताहत हुए। और ये जानकारी चाइनीज ट्विटर हैंडल्स और ग्लोबल टाइम्स के जरिए मालूम हुई, जबकि ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि उनकी तरफ भी कैजुअल्टीज हुई बट कितने मरे ये सूचना नहीं दी। लेकिन कई सारी ट्विटर के ऊपर स्टोरीज हैं, फोटोग्राफ्स हैं जिसके अंदर ये पता लगता है कि चाइनीज साइड में भी काफ़ी कैजुअल्टी हुई है। और अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से भी ये चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि गलवान में जो युद्ध हुआ, मुष्ट युद्ध और मल युद्ध हुआ, उसके अंदर हिंदुस्तानी सैनिक चाइनीज सैनिकों के ऊपर काफ़ी हावी रहे। तो ये अभी प्रेजेंट सिचुएशन है कि तनातनी बिल्कुल जारी है और सारे जो सैनिक हैं वो एकदम अलर्ट हैं। एडिशनल ट्रुप्स जो हैं वहाँ पर डिप्लॉय कर दिए गए हैं। एयरफोर्स अभी हाई अलर्ट पे है और पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, चाहे आपका ईस्टर्न लद्दाख हो या अरुणाचल प्रदेश हो या आईबी सेक्टर हो सिक्किम के या उत्तराखंड के उत्तरांचल चाइन तिब्बत बॉर्डर के, सब जगह पर सेना हाई अलर्ट पे है। सेना फॉरवर्ड लोकेशंस में अपनी तैनात है और किसी भी प्रकार के चाइनीज दुस्साहस के लिए बिल्कुल मुस्तैदी से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर खड़ी है। इसी दौरान हमारे रक्षा मंत्री कोविड-19 के चलते जब सारी विदेश यात्राएं बंद हैं वो रशिया पहुंचते हैं। बहाना विक्ट्री परेड का है, लेकिन मुद्दा चाइना को घेरना है। जैसा कि मैं पहले अपने बातचीत में बता चुका हूं कि रशिया एकमात्र चाइना का मित्र है और हम भी एक मित्र हैं, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। तो हम भी अपने रूसी मित्रों के जरिए ये मैसेज चाइनीज को देना चाह रहे हैं कि आप डी एस्केलेशन कर लें, इसमें कोई फायदा नहीं है, ना आपका ना हमारा। अब वो माने तो अच्छी बात है, नहीं माने तो उसकी भी तैयारी हमें करनी पड़ेगी। रक्षा मंत्री जो है जो रशिया की यात्रा में है वो S-400 की डिलीवरी को लेकर है कि भाई आप जल्दी से जल्दी इसकी डिलीवरी करिए। कोविड-19 के चलते डिलीवरी थोड़ी डिले हो गई थी, लेकिन अभी हम चाह रहे हैं कि उसकी डिलीवरी हमारे को जल्दी से जल्दी हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि S-400 एक इलाकाई एयर डिफेंस प्रदान करता है। बैलिस्टिक मिसाइल्स के खिलाफ बेसिकली ये एक एयर डिफेंस प्रोवाइड करता है। तकरीबन 500 किलोमीटर तक दूरी तक ये मार करने की सलाहियत रखता है। अगर ये फुल कॉम्प्लीमेंट में डिप्लॉय हो तो तकरीबन 100 टारगेट जो है ये टारगेट कर सकता है। इसका जो कमांड कंट्रोल सेंटर है उसकी काबिलियत है कि वो 100 टारगेट एक साथ टारगेट कर सके। ये जनरली हाई वैल्यू जो टारगेट्स हैं उनको एयर डिफेंस प्रदान करेगा, जैसे कि हमारे मेट्रो हो गए या हमारे कोई ऐसे खास न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हो गए या हमारी ऐसी न्यूक्लियर साइट्स हो गई।
इनको ये रक्षा प्रदान करेगा। और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, बहुत ही कारगर है, दुनिया के अंदर इससे ज्यादा प्रबल प्रणाली कहीं नहीं है। दूसरी तरफ हमारे को चिंता ये भी सता रही है कि अगर कल 2 फ्रंट वॉर होता है तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं। बहरहाल तैयार हैं, लेकिन हमें अपनी स्पेयर्स, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान की सेना में तकरीबन 70% जो साजो सामान है वो रशिया के ओरिजिन का है, शायद 70 से भी ज्यादा होगा। तो हमें स्पेयर्स के भी इशू कई बार आते हैं, तो हम चाहते हैं कि स्पेयर्स की किल्लत ना हो, चाहे वो टैंकों को लेकर हो, चाहे वो नेवी को लेकर हो, चाहे वो एयरफोर्स को लेकर हो। हमने 30 लड़ाकू जहाज भी लेने की पेशकश करी है और उसको भी हम फास्ट ट्रैक करना चाहेंगे, क्योंकि अब जो एक्शन चाइना ने करना था वो एक्शन चाइना ने कर लिया। हमने चाइना के मूव को ब्लंट कर दिया है। बातों डायलॉग्स के जरिए हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि हम डिसएंगेज करना चाहते हैं और करेंगे। लेकिन अगर कल स्थिति पैदा होती है कि चाइनीज जो है दोबारा से कोई ऐसी हिमाकत करते हैं तो हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो इसी तैयारी के चलते रक्षा मंत्री का ये रूसी दौरा बहुत बहुत अहम है। इसके अलावा जो एक और इंटरेस्टिंग चीज जो हुई है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, कि वो हमारे जो सैनिक हैं उनको खुली छूट दे दी है कि अब आपको अगर टैक्टिकल सिचुएशन में हथियार इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े तो आप कर सकते हैं। पहले भी हम हथियार ले जाते रहे, 93-96 के जो समझौते हैं उसके तहत हम हथियार ले जाते रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि कैसे हम अपना डिसिप्लिन बरकरार रखते हुए और संधियों का सम्मान करते हुए हमने इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जैसा कि हम बात कर रहे थे, 15-16 जून के बाद ये स्थिति पूरी बदली हो जाती है और अब हम मजबूर हो गए हैं कि हम इस पूरी सिचुएशन को रिव्यू करें और अपने जवानों की जान सलामती के लिए ऐसे कदम उठाएं जिससे कि चाइना जो है हमें किसी राइड पर ना ले जाए। जस्ट डज नॉट टेक अस फॉर अ राइड, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं। तो ये है। और पॉलिटिकल साइड में ममता बनर्जी ने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है, मायावती ने सपोर्ट किया है, इनफैक्ट सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने सपोर्ट किया है सिवाय लेफ्ट के और कांग्रेस के। लेफ्ट और कांग्रेस पार्टियों ने चाइना की आलोचना नहीं करी है और इस समय उनका पूरा फोकस जो है मोदी के ऊपर है। और जाहिर सी बात है, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, मोदी के ऊपर फोकस होना लाजमी है, क्योंकि उनके लिए एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अगर मोदी इस सिचुएशन में हारते हैं तो उनके कांग्रेस के माथे से नेहरू का कलंक जो है धुल जाएगा। तो वो अपनी पॉलिटिक्स उस लेवल पर खेल रहे हैं। लेकिन ये खुशी की बात है कि ज्यादा सारी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो भारत सरकार के साथ खड़ी हैं। और ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो लड़ाई है हिंदुस्तान और चाइना के बीच में है, बीजेपी और चाइना के बीच में नहीं है और मोदी और चाइना के बीच में नहीं है। और मोदी इंडिया नहीं है, इंडिया मोदी नहीं है, इंडिया इंडिया है। और हमें ऐसे मौके पर अपने देश के साथ खड़ा होना चाहिए, हमारे जवानों के साथ खड़ा होना चाहिए और उनके मनोबल पे किसी प्रकार की कोई आंच आए ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। आखिरी में मैं ये बात करूंगा कि आखिर हमें इस गहराई में भी जाना पड़ेगा जब ये सिचुएशन शांत हो जाती है कि ये आखिर ये सिचुएशन कैसे उत्पन्न हुई। हमारी सीमाओं के अंदर चाइनीज कैसे घुसे, उन्होंने फिंगर 4 के ऊपर कैसे अपने डिफेंसेस बना लिए, गलवान में हमें थ्रेट करने के लिए उनका बिल्डअप हजारों सैनिकों का पीछे कैसे हुआ, इतना कितने समय में हुआ, और इतने समय में अगर हुआ तो हमको क्यों नहीं पता लगा। स्पेशली जब हमारे पास डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी जैसी एक संस्था है जिसमें सैटेलाइट रिसोर्सेज जो है पूरे उनके पास मौजूद हैं। ऐसे में ये क्यों कार्रवाई हुई, 14 कोर का इसमें क्या भूमिका है, क्योंकि ये अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी 14वीं कोर की थी और कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरजिंदर हैं। उनको भी इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि आपकी निगरानी के चलते चीनी घुसपैठ प्रथमतः कैसे हुआ। और दूसरा सवाल जो हरजिंदर साहब को देना पड़ेगा वो ये है कि आपने अपने जवानों को 15-16 की रात निहत्थे क्यों भेजा, क्यों वो बगैर हथियार के गए और किन कारणों से उनकी मौत हुई, उनको शहादत प्राप्त हुई। ऐसा क्या वजह रही कि वो बेचारे मजबूर हो गए
और वो ऐसी स्थिति में फंस गए। इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा और सवाल पूछना मेरे ख्याल से हम सबकी जिम्मेवारी बनती है, दायित्व है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। और लेकिन इस समय हमारा फोकस पूरा चाइना के ऊपर होना चाहिए और ये सवाल समय आने पर जरूर पूछेंगे। और मेरे ख्याल से उससे पहले कि बाकी लोग पूछें, मेरे को अपनी सेना पे इतना भरोसा और विश्वास है कि उन्होंने करेक्टिव एक्शंस अभी से लेने शुरू कर दिए होंगे और ये सवाल जो है आर्मी हेडक्वार्टर से दागे जा चुके होंगे। अगली बार फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।